नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई की त्रिपाठी आज आपके साथ एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति का निर्वाचन पे चर्चा करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो जो हमारा होगा ये राष्ट्रपति के निर्वाचन पे एक संक्षिप्त वीडियो होगा, संक्षिप्त चर्चा हम करेंगे, लेकिन बहुत ही सारगर्भित चर्चा करेंगे और इससे आपका इस विषय पर कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी तक आपको जो जो कन्फ्यूज़न होते रहे होंगे वो पूरी तरह से पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हो जाएगा। और आप इससे जुड़े सारे प्रश्न जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में आईएएस, पीसीएस में, टीजीटी, पीजीटी, एलटी या अन्य जिस भी परीक्षा में आते हैं उसको करने में आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत हम कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, शीर्षक ही है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन शब्द, यही वाक्यांश जब हमारे दिमाग में आता है तो ये बात आती है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, कौन चुनाव लड़ सकता है, चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। तो हमने पहले समझा हुआ है, हमारी पिछली क्लासेस में हमने इसको समझ लिया है कि भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का अर्थ ही होता है जहां सर्वोच्च पद जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाए। और भारत में सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति का पद, और ये जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। लेकिन जनता के द्वारा कैसे निर्वाचित होता है आगे की बात हो जाती है। तो वास्तव में भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं और उसके लिए विधिक प्रावधान क्या हैं और वो पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है, इसको हम समझ लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं इसको हम देखें पहले। इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में है, इसे संक्षेप में देखें। किन किन में है इसको देख लें पहले। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 62 और अनुच्छेद 71। आप देखेंगे कि भारत के संविधान के इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। क्या क्या है पहले बहुत ही संक्षेप में इसको हम जान लें और फिर जो उस पर और आगे चर्चा करनी होगी वो कुछ देर बात करते हैं। अनुच्छेद 62 में क्या उल्लेख है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले नया चुनाव करा लिया जाएगा। एक राष्ट्रपति हैं अपने पद पर और उनका कार्यकाल कब पूरा हो रहा है उसके पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लेंगे। एक बात ये लिखी है, लेकिन ये एक बात ये आती है कि अगर राष्ट्रपति का पद बीच में रिक्त हो जाए, एकाएक रिक्त हो जाए, कोई आकस्मिक स्थिति आ जाए, जैसे राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दें या राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटा दिया जाए या कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, इसके लिए भी प्रावधान है कि ऐसी स्थिति में, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन यथाशीघ्र कराया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में 6 माह के भीतर कराया जाएगा। 6 माह के भीतर। यहां क्या लिखा है? यथाशीघ्र, लेकिन उस यथाशीघ्र की अधिकतम सीमा 6 माह है।
6 माह के पहले हो सकता है, लेकिन 6 माह के बाद नहीं। अधिकतम सीमा 6 माह है कि जल्दी से जल्दी कराया जाएगा ऐसी आकस्मिक स्थिति में, लेकिन 6 माह के भीतर ऐसा निर्वाचन करा लिया जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 58 में क्या प्रावधान है। इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है, कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 57 में क्या प्रावधान है कि यदि कोई राष्ट्रपति बन गया तो वह व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति पात्र होगा, फिर से निर्वाचित हो सकता है। कितनी बार हो सकता है इसकी भी कोई सीमा नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। अब अनुच्छेद 58 अनुच्छेद 62 में क्या प्रावधान कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाएगा और राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मत कौन दे सकता है इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 54 में उस निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है जो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करेगा, और अनुच्छेद 55 में उस निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी ये बताया गया कि निर्वाचन किस किस तरीके से किया जाएगा। अब अनुच्छेद 71 में क्या प्रावधान है। इस अनुच्छेद 71 में प्रावधान किया गया कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल है, अनुच्छेद 54 के अनुसार जो निर्वाचक मंडल बनेगा, और कैसे बनेगा हल्का सा पहले बता दें जिससे आपको क्लियर रहे। इस निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। यहाँ अनुच्छेद 71 में क्या क्या बातें कही गई। यहाँ कहा गया कि यदि पहली बात तो कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अधूरा है तो राष्ट्रपति के चुनाव पर, उसके निर्वाचन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव को नहीं रोका जाएगा भले ही निर्वाचक मंडल अधूरा हो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है या किसी संसद सदस्य का, किसी लोकसभा सदस्य का, किसी विधानसभा सदस्य का पद रिक्त है, कोई भी स्थिति है, निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं है, अधूरा है, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वो नहीं रुकेगा। एक बात। दूसरी बात क्या कही गई कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा, बल्कि और ये कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में कहा गया। तो यहां हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो केवल इतना देखते हैं कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होगा तो ऐसे विवाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा और वो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई, वो क्या कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विधि बनाने का अधिकार संसद को होगा। अर्थात इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा, और संसद ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करके 1952 में राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाया। राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाया। राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाया। कब बनाया? 1952 में। ठीक। और इस राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम में समय समय पर संशोधन भी किया। जैसे एक संशोधन हुआ था इसमें 1974 में, अगला संशोधन हुआ था 1977 में, और फिर एक और संशोधन किया गया 1997 में। तो ये संशोधन भी राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम में समय समय पर किए गए, जैसी आवश्यकता पड़ती गई वैसा संशोधन किया जाता रहा। अब क्या स्थिति होती है,
इन संवैधानिक प्रावधानों और इस विधिक प्रावधान के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये व्यवस्था अब इस तरह से है, ये संवैधानिक प्रावधान है और ये विधिक प्रावधान है, इनके अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आप देखते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जैसे एक एक अनुच्छेदों पे यहां से हम चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो ये है अनुच्छेद 54 और 55 का, लेकिन इनको भी हमें समझ लेना है। अनुच्छेद 62 में क्या उल्लेख है, हमने आपको बता दिया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन उनका कार्यकाल पूरा होने के पहले कराया जाएगा और आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन यथाशीघ्र, आकस्मिक स्थिति कौन सी, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाना या मृत्यु के कारण, अगर कार्यकाल में राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और इन कारणों से उनका पद रिक्त हो गया, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र होगा, लेकिन 6 माह के भीतर होगा। 6 माह से अधिक का समय नहीं लगेगा। आप दूसरी बात फिर से एक बार इस पे देख लें। अनुच्छेद 58 में क्या प्रावधान है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है, जो भारत का नागरिक हो, जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो, और इसके साथ ही राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम के अंतर्गत जो नियम और उपनियम बनाए गए हैं, इसके द्वारा एक बात और कही गई है कि उनके निर्वाचक मंडल, जो कि अनुच्छेद 54 में उल्लेखित है, उनके निर्वाचक मंडल में से कम 50 सदस्य उनके नाम का प्रस्ताव करें और 50 अतिरिक्त सदस्य उनके नाम का अनुमोदन करें। निर्वाचक मंडल का मतलब क्या हुआ कि संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य या राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। इसका मतलब है कि अगर 50 संसद सदस्य या 50 विधानसभा सदस्य नाम का प्रस्ताव करेंगे और वही नहीं होंगे अगले 50, ये कोई दूसरे 50 होंगे जो कि उनके नाम का अनुमोदन करेंगे, तब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब आपसे अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जो अर्हताएं हैं वो कहां कहां से ली गई हैं, कहां कहां से उल्लेखित होती हैं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 और राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, जो कि 1997 में 1997 में संशोधित किया गया। तो ऐसे लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अब एक बात ये आती है, ये तो हमने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है वो कौन से हैं, अनुच्छेद 54 और 55, और इन्हीं को हमें समझना है। अब इसमें से एक एक पे हम चर्चा करते हैं। जैसे अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में क्या प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा। एक प्रश्न सीधे सीधे कभी कभी आपसे पूछा जाता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा, और उसका उत्तर क्या होता है, निर्वाचक मंडल करेगा। निर्वाचक मंडल करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज करेगा, निर्वाचक मंडल करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज करेगा। और ये इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा कैसे, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 54 में। ये इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनेगा, संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और जो मूल संविधान था उसमें क्या प्रावधान किया गया था, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
निर्वाचित सदस्य से मिलकर बनेगा। आप यहां पे 2-3 बातों पे गौर करिएगा। पहली बात क्या है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ साथ विधानसभाओं के सदस्यों को भी, निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि भारत एक संघ है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और भारत के राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के मुखिया नहीं हैं, केंद्र सरकार के प्रमुख नहीं हैं, बल्कि वे अखिल भारतीय संघ के प्रधान हैं। इसलिए भारत के संघात्मक स्वरूप को ध्यान में रखकर ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होंगे। दूसरी बात गौर कीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ले रहे हैं, लेकिन यहां राज्यों के विधान मंडलों में से केवल विधानसभाओं के सदस्यों को वोट देने का अधिकार है। विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। तीसरी बात, क्या प्रावधान किया गया है इस संदर्भ में, जो कि अनुच्छेद 55 में किया गया, यही समझ लें हम उसको। वो प्रावधान ये किया गया है कि ये निर्वाचन की प्रक्रिया इस तरह से बनाई जाएगी कि संसद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के प्रतिनिधित्व में समतुल्यता रहे। हम इसका निशान बना देते हैं, समतुल्यता रहे, या लिख भी दे रहे हैं इसको, समतुल्यता रहे। समतुल्यता का मतलब समझते हैं, लगभग समान रहें। इस तरह से प्रतिनिधित्व दिया जाए कि दोनों लगभग समान रहें। और दूसरी स्थिति क्या कही गई कि राज्यों के विधानसभाएं, जो अलग अलग राज्य हैं, उनका प्रतिनिधित्व इस प्रकार हो कि उसमें एक रूपता बनी रहे, राज्यों में एक रूपता बनी रहे। इस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उसका मतलब क्या है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में, भले ही इनडायरेक्ट रूप से जनता चुन रही है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, लेकिन भारत के प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व लगभग समान हो जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन में। यह प्रावधान यहां पर किया गया है। आप इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि यह एक रूपता क्यों बनाई जा रही है, जिससे कि हर व्यक्ति का, हर नागरिक का, हर प्रांत के हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व लगभग समान हो जाए और संघ की विधायिका अर्थात संसद और राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो भी लगभग समान हो जाए। अब आगे क्या स्थिति हुई? आगे चल के एक बात देखी गई कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं हैं। विशेषकर 69वां संविधान संशोधन के द्वारा जब दिल्ली को स्पेशल दर्जा दे दिया गया और वहां विधानसभा अस्तित्व में आ गई, तो उसके बाद में 1992 में संविधान में 70वां संशोधन किया गया और 70वें संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान कर दिया गया कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूटी लिख दे रहे हैं हम, ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी मत देने का अधिकार होगा। अर्थात अभी व्यवस्था क्या हो गई, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। ये पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसे हो गई। अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज जो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, वो इस तरह से बनेगा। अब बातें आती है कि इनको प्रतिनिधित्व किस तरह देना है कि ये समतुल्यता बनी रहे और ये एक रूपता बनी रहे। उसके लिए क्या प्रावधान किया गया, और ये वास्तव में अनुच्छेद 55 का भाग हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया होगी, तो अब यहां समतुल्यता बनाने के लिए और एक रूपता बनाने के लिए क्या जरूरी था, यहां पे व्यवस्था की गई कि संसद के सदस्यों के मतों का मूल्य बराबर हो जाए। बराबर का अर्थ है लगभग बराबर हो जाए विधानसभाओं
के सभी सदस्यों के मतों का कुल मूल्य। मतलब जितने प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य जितना हो उतना ही संसद के सदस्यों के मतों का मूल्य हो। लेकिन अब ये कैसे निकलेगा? जब हम किसी प्रांत के विधानसभा के मत का मूल्य जान लेंगे, मान लीजिए एक प्रांत है उसकी विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य जान गए, दूसरी का भी जान गए, तीसरी का भी जान गए, इस तरह से कुल 28 प्रांत हैं और अब 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे विधानसभाएं रहेंगी। और ये व्यवस्था उसके पहले कैसी थी कि उस समय केंद्र शासित प्रदेश 2 ही थे और जम्मू कश्मीर प्रांत था। तो खैर कैसी भी व्यवस्था हो, विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य कैसे निकलेगा कि सभी प्रांतों या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के मतों के मूल्य को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल आएगा? विधानसभा के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य निकल आएगा। लेकिन अब बात यह आती है कि ये कैसे होगा? ये तब होगा जब किसी प्रांत की विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य हमें पता चले। और अगर एक सदस्य के मत का मूल्य पता चल जाएगा तो उस राज्य में जितनी विधानसभा सदस्य हो सकते हैं निर्वाचित, उनके मतों का मूल्य पता चल जाएगा। उसको गुणा कर देंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। और पूरे देश के जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबकी विधानसभाओं के मतों का मूल्य जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कि कितना है। ये निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया। वो कैसे है वो आपने देख लेना है कैसे है। एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा? एक विधायक के मत का मूल्य, एक विधायक के मत का मूल्य ये कैसे निकलेगा? इसके लिए एक फार्मूला रखा गया। क्या रखा गया? उस राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या। ऐसा कर देने पर यह क्लियर हो जाएगा कि एक विधायक के मत का मूल्य कितना है। लेकिन ये संख्या बहुत अधिक आ जाती, इसलिए क्या प्रावधान किया गया कि इसको 1000 से भाग दे दिया जाए या 1/1000 से गुणा कर दिया जाए। तो क्या होगा? वह संख्या थोड़ी छोटी आएगी, गणना करने में आसानी हो जाएगी। तो ये व्यवस्था की गई कि एक विधायक के मत का मूल्य कितना होगा, उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य के निर्वाचित सदस्य, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, उनसे भाग कर दिया जाए और 1000 से इसको भाग किया जाए या 1/1000 से गुणा कर दिया जाए। तो फिर क्या होगा? इसका लाभ होगा कि उस राज्य में एक विधायक के मत का मूल्य भी पता चल जाएगा। और दूसरी बात क्या होगी कि प्रतिनिधित्व जो होगा वह राज्यों में लगभग एक रूप हो जाएगा। अब ये बात आती है कि जनसंख्या क्या होगी। जनसंख्या का मतलब क्या होगा? तो जब भारत का संविधान बना तो उस समय जनसंख्या का अर्थ ये रखा गया कि जो पिछली जनगणना हुई है उस जनगणना के जो आंकड़े हैं उसे जनसंख्या माना जाएगा। लेकिन आगे चलकर इसमें संशोधन कर दिया गया और वर्तमान में यह क्या है? 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना जो है वो है। और ये कब तक बनी रहेगी? ये बनी रहेगी 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके आंकड़े आने तक। एक बात ध्यान रखिएगा, ये 2026 तक के लिए नहीं है। 2026 के बाद जब जनगणना होगी उसके आंकड़े आने तक इस जनसंख्या का अर्थ यही होगा 1971 की जनगणना। अब इसका मतलब हमें साफ समझ में आता है कि अलग अलग राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग होगा।
इसका अर्थ एक बात आ जाती है कि अलग अलग राज्य जो होंगे, अलग अलग राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य अलग अलग होगा, और है भी। जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में एक विधायक के मत का मूल्य राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितना है? 208 है। 208 है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य 208 है। और न्यूनतम कहां का है? ये उत्तर प्रदेश का है, यूपी का। और न्यूनतम कहां का है? सिक्किम का है। सिक्किम में एक विधायक के मत का मूल्य कितना है? 7 है, केवल 7। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश के एक विधायक वोट देंगे तो 208 वोट मिलेंगे, और सिक्किम के एक विधायक वोट देंगे तो 7 वोट मिलेंगे। ये डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इस फार्मूले से एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है। अब हम आगे चलते हैं इस पे। अब क्या होगा इसके बाद? एक विधायक के मत का मूल्य निकल गया, तो इस तरह से उस राज्य के जो विधायक होंगे सभी विधायकों के मतों का मूल्य निकल जाएगा। और फिर दूसरी बात क्या होगी? पूरे देश के कुल विधायकों के मतों का मूल्य निकल जाएगा। तो अभी तक पिछले चुनाव तक कुल विधायकों की संख्या कितनी थी? 4120, 4120 कुल विधायक थे। और ये इतनी सीटिंग थी। कोई पद खाली है, किसी का स्थान खाली है, वो अलग बात है, उससे निर्वाचक मंडल अधूरा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। तो ये संख्या ही मान्य होती थी, क्योंकि ये कुल सदस्य संख्या थी। अब स्थिति ये आई कि इतने विधायक हैं। अब कुल विधायकों के मतों का मूल्य निकाला गया, तो कितना निकला ये और जान लें। ये पूरा जो डाटा है ये कितना निकला? 5,49,474। राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रांतों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य होता है वो होता है 5,49,474। अब क्या स्थिति आई? अब संसद के एक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य निकालना था। तो वो कैसे निकलता? वो हमने आपको फार्मूला बताया है। उसमें क्या किया जाएगा? विधायकों के, विधानसभा सदस्यों के, विधानसभा सदस्यों के, या इसको विधायकों के लिख दें हम, विधायकों के मतों का कुल मूल्य, कुल मूल्य, और इसको भाग किससे दे दें? निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या से। निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या से। निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या से, की संख्या से। तो इससे क्या हो जाएगा? एक संसद सदस्य के मत का मूल्य निकल आएगा। एक संसद सदस्य के मत का मूल्य इससे निकल आएगा। अब निर्वाचित सदस्य कितने हैं संसद में? ये निर्वाचित सदस्य कितने हैं संसद में? कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं ये आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो हम बता दे रहे हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं? 543। अधिकतम वर्तमान समय में इतने हो सकते हैं। और राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? 233। 233 हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य 233 हो सकते हैं। अर्थात कुल सदस्य कितने हो गए? 6, 3 और 4 7, और 5 और 2 76। अर्थात निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या होगी? 776। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम
776 से विधायकों के मतों के कुल मूल्य जो है उसको भाग दे देंगे तो एक विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा। और इसको जब हम भाग देते हैं तो क्या पाते हैं, इसको भाग देंगे तो किस में भाग देंगे, यही संख्या जो है 5,49,474, इसको हम भाग देंगे किससे, 776 से। 776 निर्वाचित सदस्य हैं तो एक विधायक के मत का मूल्य निकल आएगा। इसके लिए यह प्रावधान किया गया कि जब इसमें भाग दिया जाएगा तो राउंड फिगर में जो संख्या आएगी उसके बाद दशमलव में देखेंगे कि अगर दशमलव में 3 अंक तक निकालेंगे और 3 अंक तक निकालने के बाद अगर 500 से अधिक आता है तो उसको 1 जोड़ देंगे और 500 से कम आता है तो उसको छोड़ देंगे। तो ये भाग देने पर 708। तो लगभग इसमें हाँ, जब इससे भाग दे देते हैं तो क्या स्थिति आती है, एक संसद सदस्य के मत का मूल्य कितना आ जाता है, ये आ जाता है 708। आप देख लीजिए अब क्या होगा कि एक संसद सदस्य के मत का मूल्य 708 है तो अब हमें सभी संसद सदस्यों के मतों का मूल्य अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस 708 को 776 से गुणा कर देंगे और जब गुणा करेंगे तो वो इतना नहीं आएगा, इससे कुछ कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि इसको हमें राउंड फिगर में निकालने के लिए पॉइंट में जो आया था उसको हमने छोड़ दिया और ये कितना आता है, इसी कारण 5,49,408 ये आता है। इसका मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो कुल मतों का कुल मूल्य होता है वो कितना होता है, इसको जोड़ दीजिए आप। क्या होता है, 8 4 12 हासिल 1 7 1 8 4 4 8 और फिर 9 9 18 4 4 9 9 18 हासिल 1 4 4 8 और 1 9 और 5 और 5 10। इसका मतलब क्या हुआ, 10,98,882 मत मूल्य होता है। और मत देने वाले सदस्य कितने होते हैं, मत देने वाले सदस्य कुल विधायक हमने आपको बताया 4120 और 776 संसद सदस्य चुने हुए, ये सभी चुने हुए सदस्य हैं। अर्थात मत देने वाले व्यक्ति कितने हुए, 6 7 और 2 9 7 1 8 और 4, अर्थात 4,896 लोग अधिकतम वोट दे सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में और उनके मतों का मूल्य अधिकतम कितना हो जाएगा, 10,98,882, मतलब लगभग 11 लाख। अब ये व्यवस्था इस तरह से चलती है। अब आगे इसके बाद देखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। क्या लिखा गया संविधान में कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा कराया जाएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा कराया जाएगा। वास्तव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की कई मत प्रणालियां होती हैं, जिनमें से एक होती है सूची प्रणाली या लिस्ट प्रणाली, इसको हम कहते हैं सूची प्रणाली, और एक होती है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, हस्तांतरणीय मत प्रणाली, मत प्रणाली। सूची प्रणाली का प्रयोग वहां किया जाता है, सूची प्रणाली का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर एक से अधिक व्यक्ति निर्वाचित होने हों, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल एक व्यक्ति का निर्वाचन होना है, इसलिए एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है। अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली का प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में किया जाता है। और इसके लिए व्यवस्था ये होती है कि राष्ट्रपति चुनाव में वही जीतेगा जिसने कोटा प्राप्त कर लिया है। और कोटा का मतलब क्या होता है, जो वैध मत पड़े हैं, वैध मत जितने पड़े हैं, वैध मतों का जो मूल्य होगा, वैध मतों का मूल्य, इसको
2 से भाग करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, 50% वोट से एक अधिक, 50% वोट से एक अधिक, अर्थात आधे से एक अधिक मिल जाना चाहिए। और आधे से एक अधिक जब तक नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, ये वोट ट्रांसफर होते रहेंगे, एकल हस्तांतरणी ट्रांसफर होते रहेंगे। किसको ट्रांसफर होते रहेंगे, अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को हटा के उसके वोट ट्रांसफर किए जाएंगे। अर्थात हर व्यक्ति या हर निर्वाचक मंडल का हर सदस्य एक वोट ही देगा, लेकिन वो क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा और उसके प्रेफरेंस के आधार पर वोट ट्रांसफर होते रहेंगे। ये व्यवस्था कैसी होती है, इसको भी समझ लीजिए। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और राष्ट्रपति के चुनाव में एक से अधिक प्रत्याशी होंगे, एक से अधिक प्रत्याशी होंगे तभी चुनाव होगा, नहीं तो चुनाव ही नहीं होगा। मान लेते हैं कि 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मान लीजिए कि 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नाम हम मान लें ABCD, EFG, जितने भी मान सकते हैं, और इनके चुनाव में वोट देना है निर्वाचक मंडल के सदस्यों को। अब क्या होगा कि जितने लोग वोट देंगे वो एक वोट नहीं देंगे, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति को वोट दें, वोट तो एक ही देंगे लेकिन एक व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। जैसे कि हम लोग लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में या पंचायत चुनाव में करते हैं, किसी एक व्यक्ति को वोट देते हैं और एक से अधिक को देना चाहें तो नहीं दे सकते। और जब बैलेट पेपर था, अगर एक से अधिक व्यक्ति को हमने दे दिया तो उसका मतलब क्या होता है, हमने किसी को नहीं दिया, हमारा वोट खत्म हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, एक वोट देंगे लेकिन प्रेफरेंस देंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है A, कोई है B, कोई है C, कोई है D। अब ये प्रेफरेंस दे रहे हैं, A ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया B को, सेकंड प्रेफरेंस दे दिया A को, थर्ड प्रेफरेंस दे दिया C को और फोर्थ दे दिया D को। अब B महोदय आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस क्रम में दे दिया, लो हम जिस क्रम में नाम लिखा है उसी क्रम में दे देते हैं। इन्होंने किसी दूसरे क्रम में दे दिया, इन्होंने इनको तीसरा दिया, इन्होंने इनको पहला दे दिया, इनको दूसरा दे दिया और इनको चौथा दे दिया। मान लीजिए ऐसे हो गया। और भी बहुत से लोग, जितने लोग वोट दे सकते हैं, सबने वोट दिया। अब क्या हुआ, अब मतों की गणना होती है। जब वोटों की गणना होगी तो कैसे होगी, प्रथम चक्र की गणना होगी पहली बार, और उसमें क्या होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट गिने जाएंगे, किस प्रत्याशी को फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले हैं सबसे ज़्यादा, और फर्स्ट प्रेफरेंस के जो वोट उनको मिले हैं उन वोटों का मूल्य कितना है। और एक बात पहले ही देख ली जाएगी उसके कि उनमें से कितने वोट वैध पड़े हैं। जितने वैध पड़े हैं वोट, इन वैध मतों का कुल मूल्य कितना है, वैध मत जो पड़े हैं इनका मूल्य कितना है, एक बात देख ली गई पहले, सबसे पहले। उसके बाद क्या देखा गया कि फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको मिला है उसको जितने वोट मिले हैं उन वोटों में उन वोटों का मत मूल्य कितना है। अगर उनको मिले मतों का मूल्य वैध पड़े मतों के मूल्य के आधे से अधिक, 50% से अधिक +1, इसके बाद में एक वोट और मिल जाए, आधे से अधिक हो गया तो वह प्रत्याशी जीता माना जाता है, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट से कोटा प्राप्त हो गया। मतलब कोटा का मतलब आधे से अधिक वोट मिल गए। लेकिन अगर ये स्थिति हो गई कि कोटा नहीं मिला, मान लीजिए 49% मिल पाए वोट। अब लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में क्या होता है, किसी को 49% वोट मिल गए और दूसरे को 47 मिले और तीसरे को 1% मिले, 3 लोग लड़ रहे हो तो 49% वाले को जीता माना जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ कोटा प्राप्त करना पड़ेगा, अर्थात आधे से अधिक मत प्राप्त करने पड़ेंगे जो वैध मत हैं उनके मूल्य का। तो अब क्या होगा, इसके बाद में फिर क्या किया जाएगा, जो अंत में रह गया, मान लीजिए अंत में D रह गए, तो इनके D के, ये तो एग्जाम्पल के लिए लिखा है, आगे इनको सेकंड प्रेफरेंस मिल सकता है, कुछ लोग फर्स्ट प्रेफरेंस दिए होंगे, बहुत से लोगों ने फर्स्ट भी दिया होगा, आगे बहुत सी चीज़ें होंगी क्योंकि केवल इतने प्रत्याशी नहीं होते। अब क्या है, मान लेते हैं हम कि D जो है इनको हटाया जाएगा और D को फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले लोग हैं 15 लोग। एक एग्जाम्पल के लिए मान लें 15 लोगों ने इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, लेकिन अब इनको इस
फाइट से बाहर किया जा रहा है। तो फिर ये देखा जाएगा कि इनको जो 15 लोग फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं उसमें से इन 15 में से कितने लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया है, बी को सेकंड दिया है और सी को दिया है। अर्थात इन 15 लोगों का सेकंड प्रेफरेंस का वोट किसको कितना पड़ा है ये देखेंगे। मान लीजिए ए को 5 लोगों ने दे दिया, 7 ने बी को दिया था और 3 ने सी को दिया था। अब क्या होता है कि इनके सेकंड प्रेफरेंस के जो वोट हैं उनको ए बी सी में जोड़ दिया जाएगा और ए बी सी में जब जोड़ दिया जाएगा फिर उनके मतों का मूल्य निकाला जाएगा। यह कहलाएगी द्वितीय चक्र की गणना। अब इसमें मतों का मूल्य अगर निकाला और ये 50% से अधिक हो गया, 50% से चाहे एक वोट ही अधिक रहे लेकिन 50% से अधिक हो गया तो इसे क्या कहा जाएगा, कोटा पूर्ण हो गया। इसे माना जाएगा कि कोटा पूरा हो गया, अर्थात कोटा प्राप्त कर लिया और उस प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाएगा। और अगर द्वितीय चक्र की मतगणना में भी ये कोटा नहीं मिलता तो फिर अगले में क्या होगा, सी को हटाया जाएगा और उनके वोट ट्रांसफर किए जाएंगे। भारत में अभी तक ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थिति केवल एक बार आई। सारे राष्ट्रपति एक बार को छोड़कर प्रथम चक्र की मतगणना में ही विजयी हो गए, फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट से ही विजयी हो गए। केवल एक बार 1969 में जब वी गिरी चुनाव लड़ रहे थे तो वो द्वितीय चक्र की मतगणना में विजयी हुए थे, बाकी कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई। तो ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सारी व्यवस्था, जो संवैधानिक प्रावधान थे और जो इसमें प्रक्रिया अपनाई जाती है वो सब इस तरह से थी। और हमें काफ़ी उम्मीद है कि आपको इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसके संवैधानिक प्रावधान क्या हैं और वह किस किस तरह से आगे होती है वो प्रक्रिया। तो अगर आपको इसी तरह के हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक अवश्य कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और अगर आप हमारे कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, ने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और उससे आप हमारे जो विभिन्न कोर्सेज संचालित हो रहे हैं उसको आप परचेज करके अपनी परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू।